हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो मोदी साहब को टेलीफोन कर करके थक गए तो उसने टेलीफोन ही नहीं उठाया। हालांकि हमारे वजीर आजम साहब इंटरनेशनल बकौल कुछ लोगों के वो हीरो भी हैं और उन्हें अब वाज और खुतबे देने का भी बहुत ज्यादा अब शौक है। तो उन्होंने ये कदर डाली कि उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने तुम कौन है, ठीक है ना जी। उन्होंने तो कोई मुजाकरा, मोदी ने तो उनका फोन भी नहीं सुनना पसंद किया। ठीक है, हमारे खूबसूरत और हैंडसम वजीर आजम इस किस्म की जो सिचुएशन है वो तो कम से कम आप रजी साहब आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है इंडिया पे। उनकी ऐसी की चाहती कि वो हमारे इतने खूबसूरत वजीर आजम का वो फोन ना सुने। भट्टी साहब, आपने ये बात नोट की होगी, एलओसी के ऊपर भी वो मुशर्रफ दौर वाला हमने वो मुआहदा निकाला है जी, झाड़ा झूड़ा है और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है जी। तो मुशर्रफ दौर वाले फिर वो कश्मीर के 5 सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं जी, ठीक है ना जी। इंडिया ने तो उनमें से कोई नहीं माना, वो तो कब्जा कर गया। रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है, वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको, या चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। उन्होंने 47 में जो कुछ बना लिया था कि जी ये इंडिया है, वो आज भी वही मानते हैं जी कि ये नहीं, उसमें इजाफा करते जाते हैं। उसमें उन्होंने 74 के अंदर उन्होंने वो जो उसमें अब्सॉर्ब किया था सिक्किम, अगर आपको याद जी 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 जी, मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इसको बनाना है, बस नेशनलिज्म इज द फाइनल थिंग। हमने इस तरह का काम नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां, भारत ने भी तब्दीलियां की होंगी, मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन किधर अलाइनमेंट्स दे रहा है, उसने किया, लेकिन उसने अपने मफादात को आगे रखा। हमारा अलमिया यह है कि हमने दूसरों के मफादात को आगे रखा तो हमें मार पड़ती है फिर। अब इंटरनेशनल मीडिया के कितने, अगले दिन मैं देख रहा था एक फुटेज चल रही थी इस्लामाबाद से जी कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी जा रही है। तो रईस साहब फिर वो जब हमारे से पूछेंगे तो हम तो अंदर की बात ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुस्बत रिपोर्टिंग करें। एक दिन पहले तक जो है वो टीएलपी जो है वो गद्दार होती है, वो राह की एजेंट होती है, उसके लिए 12 घंटे पहले है, 12 घंटे पहले उसका ना इंडिया से 2.5 लाख ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट कर रहे होते हैं और 12 घंटे के बाद वो बहुत अच्छे अमन पसंद लोग होते हैं, उनके बयानात चलाए जा रहे होते हैं। और चौधरी साहब जो हैं उनसे यही सवाल, सर आलमी मीडिया कह रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस और ISPR दोनों कह रहा है जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कितनी बनी है सर? सानू किसी की भी नहीं मननी चाहिए। सोलन से उन्होंने दस भी कहना जी असं मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो देखिए बात यह है कि जो चीज बैकडोर है उसका तो किसी को कोई पता नहीं है कि बैकडोर में क्या बातचीत हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं, किस जगह पे क्या कुछ कहा जा रहा है। तो उसके लिए अगर बैकडोर ही करना है मामला सारे, तो फिर इतना ये काम करने की क्या जरूरत है। आप जो करना है कौम के सामने करें ना। कौम क्या कहती है कि आप कोई किसी के साथ कोई अमन बातचीत ना करें। कभी किसी ने कहा है? किसी सियासी जमात ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये कहा हो। इवन जमात इस्लामी JUI जैसी जो मजहबी ओरिएंटेशन की हामिल जमातें हैं, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान से मुज़ाकरात ना करें। वो अलबत्ता ये जरूर कहते हैं कि भी आप कश्मीर पे जो सेटलमेंट है वो पाकिस्तान के मौके पे वो करें और वो मामला को करें। तो बात हमारे यहाँ ये एक अजीब किस्म की ये बात है कि जो बैक चैनल मामला हो रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एट वॉर जब जंग हो रही हो, मेरा ख्याल है कि जब जंग हो रही हो तो उस वक्त तो एक दूसरे के साथ रुआबत की एक वजह बनती है। तो जब एक पूरी तरह कोई ऐसा मसला भी नहीं है तो फिर बैकडोर आप किस चीज पे क्या कर रहे हैं। एक चंद बंदे अगर हो रही है, अव्वल तो तरदीद आ गई है, चंद बंदे या चंद ऑफिसर्स जो इस मुल्क के एक तनख्वाहदार लोग हैं, हमीद गुल कह ले, मेरा क्या, तो वो क्यों मतलब बैकडोर में उनका बनता नहीं है। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं वहां पे बातचीत के लिए। तो हिंदुस्तान
मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कोई, और वहां पे इंडिया की जो सियासी बातें हैं, हिंदुस्तान जो है ना वो इस किस्म के काम की कोई इजाजत देंगे। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से मेरा आज भी यही मौकफ है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मालूमात शेयर कर सकते हैं, और ये मालूमात वो ऑलरेडी पहले भी एजेंसीज एक दूसरे के साथ अपने अपने सेफ साइड रख के वो मालूमात शेयर होती रहती है। तो अगर हमने इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं, किसी चीज के करने हैं, हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो मोदी साहब को टेलीफोन कर करके थक गए तो उसने टेलीफोन ही नहीं उठाया। हालांकि हमारे वजीर आजम साहब इंटरनेशनल बकौल कुछ लोगों के वो हीरो भी हैं, और उन्हें अब वाज और खुतबे देने का भी बहुत ज्यादा अब शौक है। तो उन्होंने ये कदर डाली कि उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने तुम कौन है भी, ठीक है ना जी। उन्होंने तो कोई मुज़ाकरात, मोदी ने तो उनका फोन भी नहीं सुनना पसंद किया। ठीक है, हमारे खूबसूरत और हैंडसम वजीर आजम इस किस्म की जो सिचुएशन है वो तो कम से कम आप रजी साहब आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है इंडिया पे, उनकी ऐसी की तैसी कि वो हमारे इतने खूबसूरत वजीर आजम का वो फोन ना सुने। हाँ, अगर मेरे सामने हो तो मैं यकीनन कुछ कर लूँ या अपने आप के साथ कर लूँ। हाँ, ये तो ज्यादती वाली बात बाकी रह गया, हाँ बाकी रह गया वजीर खारजा, तो वो तो उनके पास तो यही हम तो कहेंगे कि वो दुआ करे थी ना, उनके पल्ले कुछ है ना लेनी ना देनी, स्वाय उनके टिकटों के पैसे खर्च करने के इस कोरोना के दौर में कौम के पैसे जाया कर रहे हैं। तो कभी वो जहाज में बैठ के सूट पहन के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उन्होंने करना क्या है, उनकी कोई हैसियत है? तो वो जो मईद यूसुफ साहब है तो उनका क्या यहाँ पे स्टेक है? वो तो अपनी पोटली उठाएंगे तो वो वापस अमेरिका चले जाएंगे, उनका क्या है? वो तो मशीर है, वो तनख्वाह ले रहे हैं, उल्टा सीधा मशवरा दे देंगे। ये जो काम करना है, हम ये नहीं कह रहे, अगर हमारे ISPR ने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं तो ऑफिशियली बिल्कुल वही मानी जाएगी। जोई साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब फोन मुज़ाकरात अगर तो कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा कि जब हम कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो भी कहे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो कही जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और लम्हा मौजूद में भी हो रहे हैं। भाई साहब वो इंटरनेशनल मीडिया जो है ना जी वो आज़ाद है, नहीं वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे ना जी, आजाद रहे। नहीं उसको देखें, उसको हम डिक्टेट नहीं हम कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स को भी तनख्वाह देंगे, उनकी बीवियों को भी तनख्वाह देंगे और वो बीवियों के जो कॉलम छपेंगे वो भी हम खुद लिख के देंगे, लेकिन वो मुस्बत रिपोर्टिंग तो करे ना जी। रईस साहब देखें, बात यह है कि इसमें दो निकलती हैं बातें कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं, दूसरी बात कि अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। ये दो उसके पॉइंट, ये दो ऑप्शन हैं जी इसमें। अगर तो देखें जी, अगर मुज़ाकरात भारत से हमारे हो रहे हैं, अगर एक उसमें एक ये पहलू निकलता है कि हो रहे हैं और हम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि UAE में कोई इंसिडेंट हो गया हो कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए हो या भारत का वफ़द पहुँचा हो और ये भी पहुँच गए हो, चूँकि उनके ताल्लुकात UAE के भारत से बहुत बेहतर हैं हमारी निस्बत। इसी तरह बाकी जगहों पर भी हो सकता है। अभी वो सार्क का भी पिछले दिनों आया हुआ था जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि मैं पहुँच जाऊँगा, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी है, वो चाहे ग्वादर में होगा, मैं जाऊँगा। वजह यह है रईस साहब कि हम क्यों छुपाते हैं ऐसी चीज़ें, अगर कहीं हैं तो। लेकिन चूँकि ISPR हमारा सबसे मुल्क का जिम्मेदार इदारा है, इस मामले में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो हमें उसको मिनो अन उसको मानना चाहिए कि नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब बात यह है कि अभी भी बज़िद हैं कुछ लोग कि जी नहीं, हमारी जरूरत है सर, हम तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भारत से रईस साहब मुज़ाकरात अगर अब क्या हमेशा से होते रहे हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे, भारत भी कभी पीछे नहीं हटा। कहीं ना कहीं कोई राब्ता, कोई बारीक रम्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं चल रही होती है, वो चाहे हमारी डायरेक्टली हो रही हो, चाहे इनडायरेक्टली हो रही हो, चाहे दोस्तों के थ्रू हो रही हो। अब मुझे बताइए, आप रशियन लोगों से मिलते हैं, DGMOs का राब्ता तो कभी नहीं टूटता, कभी टूट ही नहीं सकता ना, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं। फोन उठाया जी भाई ये माजी इसका कुछ दुरुस्त नहीं है, मैं फिर कत्तर नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं जी कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। रईस साहब देखिए, अगर तो वो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
अब उसमें या तो आप उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढें कि वो आपके खिलाफ या आपके हक में ये बात इस तरह की ना करें कि जो आपसे वेरीफाई कर लें, या तो आप वेरीफाई कर दें। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, डेफिनेटली वजह सिर्फ रईस साहब ये है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही वो कंट्रोल होने वाले लोग होते हैं। वो हमारे दारुल खिलाफे में बैठकर हमारे खिलाफ खबरें देते हैं, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको पता है कि जिन्होंने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन हम अपना मौकफ कम अज कम पुरजोर तरीके से, भरपूर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से और जहां जहां हम कर सकते हैं हमें वहां करना चाहिए। वैसे यार कमाल की बात है कि हमें अपना मौकफ देने के लिए मिलता भी कौन है, और वो शख्स जो अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाते हुए पकड़ा गया था, जेल में रहा था, उसकी वेबसाइट मिलती है ग्लोबल विलेज स्पेस, और हम उसकी बीवी को इंटरव्यू देके खुश हो जाते हैं। आप हमें दाद दें, हमें ठीक है। वो ग्लोबल विलेज स्पेस नामी वेबसाइट को कुछ 4 बंदे पाकिस्तान से बात। रईस साहब एक तो जो है ना आप ना हमारे बड़े अफसरान वहां पे बैठे इंटरव्यू बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। देखिए आप जो है ना बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं कई लोगों के बारे में। देखिए उनको जिन्होंने अंगूठे लगवाए हैं रईस साहब, वो वैसे कितने स्मार्ट आदमी हैं, आप बहुत स्मार्ट आदमी, ठीक है ना, और वज़ीर आज़म के फेवरेट भी हैं। आप उनको इस नंबर पे भी तो दें ना कि वाहिद बंदे हैं जिनकी आज तक वजारत तब्दील नहीं हुई है। ये तो आपने बात दुरुस्त कही है। और हमारे वजीर आजम को कोई आलमी मसला दरपेश हो ना, तो वो अपने 4-5 चमूने जो यूट्यूबर्स हैं उनको लेके बैठ जाते हैं और बताते हैं कि जी मैं बहुत अहम डिस्कशन कर रहा हूँ। कमिंग बैक ब्रिगेडियर साहब को आखिर में ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, आप मैंने ट्विटर पे फॉलो कर रखा है परवीन सानी साहब को, वो इंडिया के बड़े मारूफ जो हैं, वो डिफेंस एनालिस्ट हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ हैं ना जी? ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब जी, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। जी जी। वो परवीन सानी साहब ने ट्वीट किया है कि अगर भारत ने 5 अगस्त वाले अपने जो हरकत थी, यानी कि कश्मीर का स्टेटस खत्म करने वाली, अगर उसको रिवर्स नहीं किया तो फिर 2 फ्रंट वॉर जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि लाजम करार पाई गई है अगर वो इसको रिवर्स नहीं करता। ये बड़े दिनों के बाद कोई एक अनोखी सी बात मुझे सुनने को मिली है। ये तो हम पाकिस्तान में भी भूल चुके हैं सर 5 अगस्त, तो परवीन सानी साहब को कैसे याद रह गया? मेरे ख्याल में परवीन सानी साहब जो हैं ये अपने काफ़ी इनके तजिया आते हैं हर किस्म के मीडिया के ऊपर, और मैं इस बात से तो मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ये जो हमने पहले बात की है उसकी उस बात को तक़वियत पहुँचाती है ये कि हिंदुस्तान को ये ख़तरा है। हिंदुस्तान को अब ये इदराक हो गया है कि वो अकेला चाइना के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता, और चाहे गए कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़े। 2 फ्रंट वॉर जंग लड़ना जो है उसकी मिलिट्री और पॉलिटिकल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बाहर है, वो नहीं लड़ सकता। तो इसीलिए जो अभी आप ये बैक डोर चैनल्स पे और ये बैक डोर डिप्लोमेसी देख रहे हैं, सब उसी के वजूहात हैं। जो बात उन्होंने की कि ये 5 अगस्त के मामलात को वो अगर रिवर्स नहीं करता तो 2 फ्रंट वॉर होगी, तो वो ये बात भी साथ उनको कहनी चाहिए थी कि अगर वो 5 अगस्त 2019 के स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं जो उनको रिवर्स करते हैं, तो उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। वो अब एक इतनी एक्सट्रीम स्टेप ले चुके हैं कि अब वहाँ से उनका वापस पलटना उनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगी। तो वो अब बहुत एक जिसको हम लिखाई में कहते भी रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कल डिसैक या स्ट्रेटेजिक बंद गली में फंस गए हैं। अगर वो कश्मीर से अपने जो तमाम स्टेप्स हैं उनको रिवर्स करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाएगी। अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्लैम्प डाउन कंटिन्यू करते हैं, तो फिर जंग का खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और प्रवीण सानी साहब तो कहते हैं कि 2 फ्रंट वॉर, मैं इसको कहता हूँ 3 फ्रंट वॉर, एक चाइना के खिलाफ, एक पाकिस्तान के खिलाफ, और तीसरा फ्रंट वो होगा जब ये ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है ये डिस्टेबलाइज होगा और वहाँ की जो फ्रीडम मूवमेंट है वो जोर पकड़ेगी। तो जो इनकी बेस ऑफ ऑपरेशंस है चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, वही सारी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इनको एक तीसरा फ्रंट, इंटरनल फ्रंट भी इनको संभालना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान जो इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में है
और मेरे ख्याल में अगर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो हमें हिंदुस्तान को कोई एक आसान रास्ता नहीं देना चाहिए इस मुश्किल से निकलने का। उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अगर मिलिटरीली नहीं तो सियासी तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर हिंदुस्तान को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान को एक इजी वे आउट नहीं देना चाहिए। और ये बात जो है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो फिल वक्त अभी हो क्या रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर हो गया है, फायरिंग बंद हो गई है। हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर जो था कश्मीर को के इशू को रिजॉल्व करने का, वो कहीं से भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि उस पर पड़ रहा है। तो उसने इसमें एडवांटेजेस सारे हिंदुस्तान को जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि किसी भी सूरत में वो बेशक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, इंटेलिजेंस वाले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जारी रखे, मगर विदाउट प्रेजुडिस टू पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त यही है कि कश्मीर के अंदर जो भी उन्होंने ये जो इक़दाम उठाए हैं 5 अगस्त 2019 वाले, वो वापस रिवर्स हों। उसके बाद पाकिस्तान को इनसे खुलकर आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए।